वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों हम देख रहे हैं साइंस के MCQ। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के 20 सवाल जो आपके आर आपका स्टेट PCS, जैसे उसमें आपका यूपी स्टेट PCS हो गया, MP PCS हो गया, उत्तराखंड है, बिहार है, या इसके अलावा और जो आप अदर एग्ज़ाम देते हैं जैसे आपका SI है, लेखपाल है, यूपी पुलिस का या फिर यूपी SSSC का जो पेट का एग्ज़ाम होता है, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे आज के 20 सवाल। आप बताइएगा आउट ऑफ 20 आपके कितने सवाल सही हुए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा उसको भी मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रक्रिया दिया हुआ है और ये प्रक्रिया किस अंग में होती है, आपको मिलान करना है। प्रक्रिया में है भोजन का अंतःग्रहण, फिर सरल पदार्थ में प्रोटीन को तोड़ते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण और मल त्याग। अंग में है पेट, गुहा, गुदा और छोटी आंत। तो आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसके राइट आंसर में होगा सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण। अंतःग्रहण होता है मुंह में, ठीक है। उसके बाद सरल पदार्थ को प्रोटीन में तोड़ते हैं पेट में, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में और मल त्याग गुदा में, ठीक है। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन कौन सा सही है? ये है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले है कि छोटी आंत की दीवारों में हजारों उंगलियां जैसी आकृति होती है जिसको विल्ली कहा जाता है, और विल्ली भोजन के अवशोषण की गति या दर को बढ़ाता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें केवल एक सही है। ये तो बिल्कुल सही है कि जो छोटी आंत होती है उसकी भीतरी दीवार में हजारों उंगलियों जैसी आकृतियां होती हैं, इनको विली कहा जाता है। लेकिन विली का कार्य भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि विली का कार्य होता है कि यह भोजन के अवशोषण के लिए सतह का जो क्षेत्रफल होता है इसको बढ़ाता है। प्रत्येक विली की सतह करीब पतली और छोटी रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है, और विली की सतह पर पचे हुए खाद्य पदार्थ, विली जो है ये सतह पर पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित पदार्थों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो बेसिकली अवशोषण की गति को नहीं बढ़ाती है, बल्कि अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तो इसलिए यहाँ पर केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमीबा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया कि अमीबा एक सूक्ष्म एकल कोशिका वाला जीव है, फिर यह खाद्य रिक्तिका में अपने भोजन को पचाता है, और यह एक या एक से अधिक उंगली नुमा प्रक्षेपण बनाता है जिसको स्यूडोपोडिया या फिर कृत्रिम पैर कहा जाता है। तो कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है? 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर 1 और 3। तो देखिए अमीबा के बारे में तीनों कथन सत्य है बिल्कुल, ठीक है। अमीबा क्या है? ये सूक्ष्म एकल कोशिका वाला जीव है, खाद्य रिक्तिका में भोजन पचाता है, और जो इसका उंगली नुमा प्रक्षेपण जो बनाता है उसको कृत्रिम पैर या फिर स्यूडोपोडिया कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तापमान किसकी मापन इकाई है। तापमान किसकी मापन इकाई है? पहला दिया गया कि वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की मात्रा, फिर वस्तु की गर्माहट की डिग्री, किसी वस्तु द्वारा दी जा सकने वाली ऊष्मा की मात्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तापमान क्या है? तापमान है किसी वस्तु के गर्माहट की डिग्री, इसको कहते हैं तापमान। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही, कि मानव का सामान्य तापमान जो है मानव शरीर का, ये 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और इस थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक होती है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल दूसरा। अब कैसे? इसमें देखिए जो सामान्य शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों में अंतर है, और सामान्य तौर पर
100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होने पर बुखार होता है। ये अगर देखो, अगर शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में देखना होगा तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बराबर ये किसके बराबर होता है? ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट के। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये फ़ारेनहाइट यहाँ पे गलत है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सही कथनों को चुनना है आपको। सबसे पहला कथन है कि ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं। ठीक। और दूसरा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊन ऊष्मा का अच्छा संवाहक है और इसमें तंतुओं के बीच में हवा फंसी हुई होती है। तो इसमें कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है केवल पहला। ठीक है, ऊनी कपड़े हमें सर्दियों के दौरान गर्म रखते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये कारण दिया गया है ये गलत है। इसका कारण होता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ऊन जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, अच्छा संवाहक नहीं, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। इस कारण से इसके तंतुओं के बीच में हवा फंसी हुई होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला तो समुद्री हवा या समीर दिन के समय चलती है और दूसरा रात के समय जमीन पर हवा चलती है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसमें देखिए कोई गलत नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि दिन के दौरान क्या होता है कि जब ज़मीन पानी की तुलना में तेज़ी से गर्म हो जाती है, ज़मीन जो है दिन में पानी की तुलना में तेज़ी से गर्म हो जाती है और भूमि पर हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा अपनी जगह लेने के लिए भूमि की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और भूमि से गर्म हवा चक्र को पूरा करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो समुद्र से आने वाली हवा को समुद्री हवा या फिर समुद्री समीर कहा जाता है और ठंडी समुद्री हवा प्राप्त करने के लिए तटीय क्षेत्रों में घरों की खिड़कियां समुद्र की दिशा में बनाई जाती है और रात में यही प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, रात में क्या होता है कि भूमि की तुलना में पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो भूमि से ठंडी हवा समुद्र की तरफ चलती है। ठीक, इसको भूमि वायु कहते हैं। तो इसमें देखिए कोई भी गलत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से इमारतें बनाने के संभावित तरीके हो सकते हैं जो कि वातावरण की बाह्य गर्मी और ठंड से ज़्यादा प्रभावित न हो। ठीक है, ऐसी इमारतें बनाना जो कि बाह्य गर्मी और ठंड से ज़्यादा प्रभावित न हो। तो तरीके बताए गए हैं। पहले तो भवनों की बाहरी दीवारों का निर्माण, दूसरा खोखली ईंटों का उपयोग करें और तीसरा कांच की इमारतें बनाएं। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं कि आपका तापमान ठंड वगैरह से कांच का कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बाहरी दीवारों का निर्माण कर दिए और खोखली ईंटों का प्रयोग करेंगे तो ये बाह्य गर्मी और ठंड से प्रभावित नहीं होगा मकान। तो इसलिए 1 और 2 यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर दूध और 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी को एक साथ मिलाया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का तापमान क्या होगा? 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच, या फिर निर्धारित नहीं किया जाता है। तो 1 लीटर दूध जो कि 20 डिग्री सेल्सियस का हो और उसमें मिला दिया आपने 45 डिग्री सेल्सियस का पानी, तो जो टेम्परेचर होगा वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा और 45 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सही है कि उसका जो टेम्परेचर होगा मिश्रण का वो 20 से लेकर के 45 के बीच होगा। ठीक, अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको गलत जोड़े को पहचानना है। एसिड दिया है, पदार्थ दिया हुआ है। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड सिरका, साइट्रिक एसिड नींबू, लैक्टिक एसिड दही और एस्कॉर्बिक एसिड आंवला। गलत जोड़े को पहचानना है कि तो इसमें बताइए गलत जोड़ा कौन सा होगा? तो इसमें देखिए सभी के सही बिल्कुल सही बने हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही सभी को पता है और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो आंवला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सभी सही हैं, गलत जोड़ा कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ सही होता है। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीसिया या दूधिया चूना, और दूसरी साइड है नींबू पानी, साबुन, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक साइड, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या दूधिया चूना ये एक साथ है। तो इसको आपको सुमेलित करना है।
तो इसमें देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, नींबू पानी में, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। ये तीनों बिल्कुल ऐसे ABC, ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। फिर है संकेतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है संकेतक के बारे में। तो इसमें देखिए पहला कथन है कि साबुन की अम्लीय प्रकृति के कारण साबुन से धोने के बाद हल्दी के दाग लाल हो जाते हैं, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि चाइना रोज संकेतक अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी यानी मैजेंटा और क्षारीय विलयन को गहरे रंग में अपक्रिया करके बदल देता है। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल दो, ठीक है, केवल दो। तो इसमें देख लीजिए, सुन लीजिए इसके बारे में कि साबुन की क्षारीय प्रकृति के कारण साबुन से धोने के बाद हल्दी के दाग लाल हो जाते हैं, ना कि अम्लीय प्रकृति के कारण। साबुन की क्षारीय प्रकृति के कारण हल्दी वाले दाग जो हैं वो लाल हो जाते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होता है और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अम्ल वर्षा के संदर्भ में अम्ल वर्षा हमेशा हानिकारक नहीं होती, वे इष्टतम मात्रा में होने पर मिट्टी को पूरक प्रदान करते हैं, ठीक। और दूसरा है, अम्लीय वर्षा इमारतों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन पौधों और जानवरों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है। कौन सा गलत है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों जो है वो स्टेटमेंट गलत है। पहली बात देखिए क्या होता है कि एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया जो है ये अम्लीय वर्षा एक प्रकार की वर्षा है जो असामान्य रूप से अम्लीय होती है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि इसमें हाइड्रोजन आयनों का स्तर जो है वो अधिक होता है, ठीक है। और यह पौधों और जलीय जानवरों और इन सब के बुनियादी ढांचे पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, हानिकारक होती है और ये इन पे हानिकारक प्रभाव डालती है, पौधों जानवरों सब पर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। उदासीनिक अपक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाए तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षार की मूल प्रकृति दोनों नष्ट हो जाती है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है। फिर है, परिणामी विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। उदासीनी अपक्रिया में ऊष्मा हमेशा या तो पैदा होती है या उत्सर्जित होती है। और फिर चौथा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसको लवण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो हैं ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बिल्कुल सही हैं, ये सभी सही हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो है जिसमें दिया है 1 2 3 4 ये सही होता है। फिर है, निम्नलिखित में से हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। उदासीनी अभिक्रिया मतलब क्या हुआ कि आपका अम्ल और क्षार के बीच में प्रतिक्रिया होती है और इस जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे में रिएक्ट करके लवण और जल बनाते हैं और साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसी का एग्जाम्पल कौन सा सही है ये बताना है। पहले तो दिया गया है, अपच से राहत पाने के लिए हम एंटाएसिड जैसे दूध या चूना लेते हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद, नम बेकिंग सोडा कैलामाइन घोल को रगड़ने से चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद है अगला, जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय होती है तो इसका इलाज चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ किया जाता है। और चौथा है, कारखाने के अपशिष्ट क्षारीय पदार्थों को घोल करके बेअसर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 1 2 3 4 ये सभी जो हैं ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि किसी विशेष संकेतक पर सभी अम्ल और क्षारों का प्रभाव समान होता है और विभिन्न संकेतक अलग अलग अम्ल और क्षारों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भौतिक परिवर्तन से पहचानने वाले गुणों को चुनें। भौतिक परिवर्तन से, ठीक।
तो पहला तो दिया है भौतिक परिवर्तन हमेशा प्रतिवर्ती होते हैं यानी रिवर्सिबल होते हैं और इनके फलस्वरूप सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो कौन सा सही है भौतिक परिवर्तन के बारे में? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी नहीं सही है। पहला तो भौतिक परिवर्तन हमेशा रिवर्सिबल नहीं होंगे। हमेशा मैंने पहले बताया है कि जब भी आपके स्टेट पीसीएस में मोस्टली ये ट्रिक है 95% केसेस में जब भी एक्सट्रीम वर्ड आए कि प्रत्येक, हरेक, केवल, हमेशा, सिर्फ, तो ये मोस्टली 95% केसेस में गलत होता है। फिर अगला क्या है कि इसके फलस्वरूप सदैव नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो देखिए नए पदार्थों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में होता है ना कि भौतिक परिवर्तन में। तो इस तरीके से कोई नहीं सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, किस में रासायनिक परिवर्तन शामिल है? एक दिया गया लोहे का जंग लगना, फिर है पानी का उबलना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना और क्रिस्टलीकरण। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन किस में शामिल है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में लोहे का जंग लगना ये होता है। उसके बाद है पानी का उबलना, भौतिक परिवर्तन है क्योंकि पानी को ठंडा करके हम वापस पानी को प्राप्त कर लेंगे और पानी में कोई भी रासायनिक कोई पानी जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो है लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पाचन, ठीक है। फिर अगला क्या है? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। खैर मोमबत्ती का जलना जो है विशेष कंडीशन है, ये भौतिक परिवर्तन में भी आता है और रासायनिक परिवर्तन में भी आता है। और क्रिस्टलीकरण, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लोहे में जंग लगने के लिए हमें कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? ठीक, हवा की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो इसमें कौन सा सही होगा? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3 या फिर 1 और 2। ठीक है, तो इसमें देखिए लोहे में जंग लगने के लिए किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको खुले में नमी और हवा के साथ रख देंगे तो लोहे में जंग लग जाता है। तो इसलिए हवा और नमी आवश्यक है। 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। फिर है आज का आखिरी सवाल रहेगा आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से गैल्वेनीकरण प्रक्रिया की सटीक व्याख्या कौन सी है? गैल्वेनीकरण प्रक्रिया की सटीक व्याख्या कौन सी है ये बताना है। दिया गया है लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया, फिर जस्ते पर लोहे की एक परत चढ़ाना, जंग प्रतिरोधी उत्पादों से को बचाने के लिए लोहे और जस्ते के बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया और किसी भी धातु पर लोहे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। तो देखिए गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया होती है क्या होता है, इसमें लोहे पर आप जस्ते की एक परत चढ़ाते हैं। तो देखिए जस्ते पर लोहे की परत चढ़ाना बिल्कुल गलत हो गया और किसी भी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण नहीं। गैल्वेनीकरण जो है वो लोहे के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये देख लीजिएगा ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें दिया गया है इसमें गैल्वेनीकरण में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, ना कि लोहे और जस्ते के बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होता है। तो अब बताइए आज के 20 सवाल हो गए आपके साइंस के। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया? अभी तक मैं देखिए 2 वीडियो बना चुकी हूँ साइंस के 20-20 सवालों के, तो 40 सवाल हो गए। आज का मिला के 60 सवाल हमने तैयार कर लिया। ठीक है, तो बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।